So what's up everyone, it's your boy Steel Striker and welcome back to another episode of सेकेंड लाइफ रैंकर, जहाँ पे मैं सेकेंड लाइफ रैंकर के एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगेगा। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब यहाँ पे हम लोग जन्मू को देख पाते हैं जो विक्टोरिया के बॉडी को लेके उड़ रहा था। वो बहुत ज्यादा गुस्सा था इस पूरे के पूरे सिनेरियो को लेके के। अब यहाँ पे विक्टोरिया तभी खुद के आंखों को खोलती है और कहती है, क्या यहाँ पे केन आया है? क्या सच में यहाँ पे केन उसे बचाने के लिए आया है? धनु भी सोचता है कि ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस है। उसका जो गेसेस है ना, वो ठीक तरीके से यहाँ पे फोकस भी नहीं कर पा रहा है। विक्टोरिया का जो आंखें है ना, वो भी बहुत बुरे हालत में है। उसके भी ऊपर से उसका एक आर्म भी यहाँ पे सिवर्ड हो चुका है और उसका एंटायर बॉडी यहाँ पे बर्न हो चुका है। विक्टोरिया अब तक खुद के मैना को फोर्सफुली सर्कुलेट कर रही थी, जिस वजह से उसे बहुत सारे इंटरनल इंजरीज भी सफरिंग में थ्रू हुआ है। जिस रेट से विक्टोरिया का जो वाइटलिटी है वो रिस्टोर हो रहा था, वो फार स्लोअर था उसके वाइटलिटी ड्रेनिंग से। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जानवू को पता है विक्टोरिया यहाँ पे मारी जाएगी। तो यहाँ पे जानवू को क्या करना चाहिए? उसे यहाँ पे एक हीलिंग स्पेल को विक्टोरिया को भी यूज करना चाहिए। तभी जानवू यहाँ पे विक्टोरिया के ऊपर एक टाइप का हीलिंग स्पेल यूज करने लगता है। वो तभी यहाँ पे एक और चीज को देख पाता है। वो सोचता है कि ये तो एडावेंटियम नोवा है ना। तभी वो एडावेंटियम नोवा को खुद के पास लेके आ जाता है। अब ये जो एडावेंटियम नोवा था उसे खुद के पास ले आने के बाद विक्टोरिया भी उस चीज को देख पाती है। विक्टोरिया तो भी एडावेंटियम नोवा के ऊपर देखते हुए कहती है इस बार वो सबके लिए एक रियल हेल्प बनना चाहती है, बट आज भी वो इस काम को करने के लिए नाकामयाब रही एंड वो खुद के ही दम पे इस जैसा एक मेस को भी क्रिएट कर चुकी है। जन वो भी यहाँ पे समझ पाता है विक्टोरिया की हालत को। वो सोचता है कि अच्छा ये बात है, आज भी विक्टोरिया उसी दिन में ट्रैप्ड है खुद के ख्यालों में। वो एक ऐसा दिन था जब उनका फ्रेंड रेबेका मारी गई थी एंड विक्टोरिया के पास चॉइस नहीं था खान को छोड़ के वहां से भाग जाने के अलावा। विक्टोरिया फिर से एडामेंटियम नोवा को पकड़ने का कोशिश करती है। तभी यहाँ पे जनवू बू को बुला लेता है। वो यहाँ पे बू को कहता है कि ये कुछ भी हो जाए वो खुद के फुल पावर को यूज करते हुए इस लड़की को बचा ले एंड ये उसका एक ऑर्डर है। तभी वो भी खुद के हीलिंग पावर्स को एक्टिवेट करता है एंड एक फुल बॉडी रिकवरी नाम का हील को यहाँ पे यूज करता है। विक्टोरिया भी यहाँ पे सोचती है ये तो एक हीलिंग टाइप लीच है ना। उसके भी ऊपर से ये लीच एडावेंटियम नोवा को कोई भी ऑक्सिलरी टूल के अलावा ही यूज कर रहा है। एडावेंटियम नोवा को नॉर्मल इस तरीके से यूज करना कोई एक नॉर्मल पर्सन के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहता है। इवन विक्टोरिया का मास्टर भी यहाँ पे उसे सिर्फ सीलिंग मेथड के लिए ही यूज करती है। तो ये लीच कैसे ये इस काम को कर पा रहा है? तभी हम लोग देख पाते हैं जो सोल्जर यहाँ पे विक्टोरिया को मारने के लिए आई थी, विक्टोरिया के साथ लड़ाई की थी, वो सब के सब जनवू को पुकारते हैं। वो गुस्से में जनवू की तरफ देखते हुए कहते हैं उनको रेड डिओडोरा को दे देने के लिए। वो सब यहाँ पे खुद के ओमिनस ऑरा को फैला रहे थे। अब ये चीज को देख के जनवू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड एक ही झट में खुद के फुल फायर अटैक को यूज करते उन सब के सबको वहीं पे जला देता है एंड उसके एक ही स्ट्राइक से जितने सारे सोल्जर्स थे वो सब वहीं पे मारे जाते हैं। जनवू भी ऊपर खड़े हुए ये सब कुछ को देख रहा था। तभी उसके ऊपर वही सारे आर्चर्स, असैसिन्स एंड मेज डायरेक्टली आके अटैक करने का कोशिश करते हैं, बट वो उन सारे के सारे अटैक्स को बहुत इजीली डॉज करके बहुत ज़्यादा स्पीड से उन सब के ऊपर काउंटर अटैक करके उनको वहीं पे मार गिराता है। अब यहाँ पे खान को ढूंढने के लिए जो रेड हेयर आदमी आया था वो तो ये सारी चीज़ों को देख के और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो यहाँ पे कहता है उसका हिम्मत कैसे हुआ उसके सबॉर्डिनेट्स को इस तरीके से मारने का, बट यहाँ पे उस आदमी के पीछे कोई एक चीज था जिसे देख के वो भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसे भी वो चीज का पावर महसूस होता है। हम लोग यहाँ पे समझ पाते हैं कि ये और कोई नहीं विक्टोरिया का मास्टर एनास्थेसिया थी। वो यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में उन सबको पूछ रहे थे उनका हिम्मत कैसे हुआ। वो सब के सब एक मेयर ह्यूमंस हैं एंड वो उसके डिसाइपल के ऊपर इस तरीके से हाथ उठाने का हिम्मत भी किए हैं। वो रेड हेयर आदमी तो ये चीज को देख के जमीन पे गिर जाता है। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। तभी एनास्थेसिया खुद के पावर्स को यूज करती है एंड डायरेक्टली उस वाले आदमी का जो सोल था ना उसको देखते हुए उसके ऊपर एक प्रेशर देती है एंड उसे मरने के लिए कहती है एंड एक ही झटके में वो आदमी भी वहां पे मारा जाता है। अब ये सब कुछ को आइस किंग भी देख रहा था। जनवू फिर आइस किंग की तरफ देखते हुए कहता है कि बहुत लंबे टाइम बाद उन लोगों का फिर से मुलाकात हुआ है। हाँ, अभी आइस किंग क्या करेंगे? क्या वो यहाँ पे उनके साथ फाइट करेंगे?
आइस किंग भी थोड़ा सा घबरा जाता है, बट वो परेशानी में कहता है नहीं नहीं, वो तो इस पूरे के पूरे फाइट को देख रहा था, ये तो बहुत ज्यादा पिटीफुल सिनेरियो है। यहाँ पे इन सब का हालत ऐसा हो चुका है कि उनके बोन्स को तक रिकवर नहीं किया जा सकता। यहाँ पे धनु को पता ही है ना कि वो जब स्टेप बैक कर चुका था, जब वो लोग अराइव किए थे यहाँ पे, तो वो तो यहाँ पे देख ही सकता है, वो यहाँ पे फाइटिंग के कोई भी मूड में नहीं है। धनु फिर यहाँ पे कहता है कि अच्छा ठीक है, बट वो क्या यहाँ पे सच में फाइट नहीं करना चाहता। तभी आइस किंग भी कहता है कि नहीं, वो फाइट नहीं करना चाहता, बट वो जानवू के पास एक फेवर जरूर से मांगना चाहता है। जानवू भी परेशान होते सोचते हैं कि आइस किंग यहाँ पे कौन सा फेवर मांगेगा। आइस किंग फिर यहाँ पे कहता है कि ये जितने सारे लोग हैं ना, उन सब के साथ एक टाइम पे आइस किंग मिलके काम कर रहे थे, तो यहाँ पे जानवू प्लीज उसे अलाउ करे जितने सारे रिमेनिंग बॉडीज है ना उन सबको कलेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे हम लोग एनास्थेसिया को देख पाते हैं, जो डायरेक्टली विक्टोरिया को पकड़े हुए थी वहाँ पे। विक्टोरिया बहुत ज्यादा गुस्सा लुक जानवू की तरफ देते हुए वहां से उड़ के चले जाने लगती है। जानवू भी खड़े खड़े यहाँ पे विक्टोरिया एंड एनास्थेसिया को जाते हुए देखती है। तभी वो सोचता है कि अच्छा अब वो क्या करेगा। यहाँ पे वो कोई एक ऐसे पर्सन को जाता है जिसके हेल्प से वो इस पूरी की पूरी सिचुएशन को एटलीस्ट समझ पाए। एंड ऊपर से अगर विक्टोरिया का बात किया जाए तो एनास्थेसिया जितना सारा ब्लेम था वो सब कुछ को जानवू के ऊपर दे के ही वहां से उड़ के चली गई है। एंड अगर रेस्ट लोगों का बात किया जाए तो वो सब के सब मारे गए हैं। अगर उन सब को छोड़ा जाए तो यहाँ पे सिर्फ आइस किंग ही बचा हुआ है। तभी जानवू तेजी से आइस किंग की तरफ आता है। आइस किंग भी जानवू के इस वाले हरकत को देखे बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो भी यहाँ पे सोचता है कि ये क्या हो रहा है। वो घबराते हुए जानवू को पूछ लेता है कि वो इतने तेजी से उसके तरफ क्यों आ रहा है। जानवू फिर आइस किंग को कहता है क्या उसका बिजनेस यहाँ पे खत्म हो चुका है। आइस किंग भी कहता है कि हाँ, वो पूरी तरीके से काम को खत्म कर चुका है, बट यहाँ पे इसके बाद वो क्या चाहता है। तभी जानवू आइस किंग के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि से कुछ काम है। अब यहाँ पे जानवू सोच रहा था कि इस तरीके से ब्लेम्ड होने के बाद वो कोई एक पर्सन को चाहता है जिसको वो निक पिक कर सके यहाँ पे। तभी वो आइस किंग को कहता है उसे जानवू के साथ थोड़ा बहुत अकम्पनी अभी करना पड़ेगा। आइस किंग भी यहाँ पे परेशान होते हुए जानवू को पूछते कि क्यों। जानवू कहता है कि उसे यहाँ पे कोई एक ऐसे पर्सन का जरूरत है जिसे इस पूरे के पूरे सिचुएशन के बारे में नॉलेज हो, एंड यहाँ पे आइस किंग इस काम को करने के लिए परफेक्ट है। बट यहाँ पे अगर आइस किंग ये काम को करना नहीं चाहता तो यहाँ पे जानवू दूसरे मेथड को भी जानता है। तभी वो खुद के हेल्प फायर को एक्टिवेट कर लेता है। अब ये चीज का पावर को महसूस करके आइस किंग भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। उसे भी समझ आता है कि ये तो वही पावर है जिसके हेल्प से जानवू ने उसके सारे के सारे सबऑर्डिनेट्स को एक ही झटके में मार गिराया था। अब उसे देखते हुए यहाँ पे आइस किंग भी बहुत ज्यादा सेंसेस में आ जाता है एंड वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, वो जरूर से जानवू का इस काम को करने के लिए हेल्प करेगा। यहाँ पे अगर उसे बात वाले टाइम पे जानवू के पास से कोई एक फेवर मिलेगा तो ऑफ कोर्स वो इस वाले डील को करने के लिए राजी तो है। तभी आइस किंग यहाँ पे परेशान होते हुए जानवू को कहता है कि ठीक है, तो फिर वो लोग सबसे पहले क्या करेंगे। अब जानवू भी यहाँ पे सोच में पड़ जाता है। अब यहाँ पे हम लोग वही मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन को देख पाते हैं जिसके पास उनका ही लीडर यानी कि वही मम्मी टाइप पर्सन खड़ा हुआ था। वो यहाँ पे हंसते हुए कहता है वार्डर, सच में वार्डर यहाँ पे आया है क्या। उसने ये चीज तो एक्सपेक्ट किया ही था, जहाँ पे ये इस वाले टावर पे ट्रेवल स्टार्ट होता है वहां पे वार्डर तो आता ही है। वो तब यहाँ पे कहता है क्या वो इस चांस को यूज करके वार्डर के साथ फ्रेंडशिप करने का कोशिश करे। वो भी यहाँ पे जानना चाहता है वार्डर के पास किस तरीके का सोल है, वो भी उस चीज को टेस्ट करना चाहता है। तभी वो पर्सन यहाँ पे हंसने लगता है। वो फिर खुद के सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर देता है कि वो सबके सब मेंबर्स है आर्क ऑफ द डेड के। अभी उनका जो प्रीवियस प्लान था ब्लड सॉर्ड को ढूंढने का, वो सर्चिंग मिशन वो सस्पेंड कर रहा है। अभी उन सब का मेन मिशन होगा वार्डर को ढूंढना, एंड उन्हें इस वाले काम को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करना है। उस पर्सन को भी हमें पता था कि वार्डर यानी कि जानवू के पास भी जरूर से इस वाले रिकॉर्डिंग प्लेट का एक की होगा ही होगा। अब यहाँ पे जो डिसेंडेंट ऑफ द मंकी किंग है ना, ये जो टाइटल है ये सिर्फ और सिर्फ कोई एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए जो मंकी किंग एंड उसके जो फ्रेगमेंट्स है उसके थ्रू इंटरेस्टेड किए गए हैं। उन सारे फ्रेगमेंट्स का नाम है द फ्रेगमेंट ऑफ द रीबैंग। अब जानवू के पास भी एक ऐसा ही फ्रेगमेंट है, बट यहाँ पे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इस पूरे के पूरे खेल में ना मंकी किंग बहुत ज्यादा नोटोरियस कैपेरियस भी थे। इसी वजह से उन्होंने काउंटलेस ऑफ फ्रेगमेंट्स को इस टावर के अंदर छुपा के रखा था। अब जानवू खुद के फ्रेगमेंट की तरफ देखता है एंड उसे यहाँ पे फिर आइस किंग के पास भी एक और ऐसा ही फ्रेगमेंट दिखाई देता है।
जनवू सोचता है कि उसके सामने जो आइस किंग खड़े हुए हैं ना वो भी उन्हीं में से एक डिसेंडेंट है। तभी जनवू डायरेक्टली आइस किंग को पूछती क्या वो भी मंकी किंग के एक डिसेंडेंट है। आइस किंग भी कहते हैं हाँ उसने सही कहा, बट यहाँ पे वो एक हाफ ब्रीड है जो सिर्फ और सिर्फ एक मेयर फ्रेगमेंट को पोजेस करता है। जनवू भी सोचता है कि क्या एक हाफ ब्रीड, उसे भी नहीं पता कि इस चीज का मतलब क्या है। बट अभी जनवू सिर्फ और सिर्फ आइस किंग से एक ही सवाल पूछना चाहता है। वो तभी आइस किंग को पूछ लेता है कि वो किस तरीके से इस वाले फ्रेगमेंट को यहाँ पे छुपा के रखा था। अब तक तो उसे आइस किंग के अंदर से कोई भी फ्रेगमेंट महसूस या फिर दिखाई भी नहीं दिया था। आइस किंग भी यहाँ पे कहते हैं अच्छा इस चीज को लेके जनवू इतना ज्यादा क्यूरियस है। हाँ, क्या यहाँ पे जनवू के साथ जब आइस किंग का पहला मुलाकात हुआ था तब उसे याद है कि उसने जानवू को कहा था कि उन लोगों का मुलाकात जरूर से होगा दोबारा अगर उनका फेथ अलाउ करता है तो। जनवू भी कहता है कि हाँ उसे तब ये सारे बातें एक फेयरवेल ग्रीटिंग की तरह लगा था ना। आइस किंग भी कहता है कि उस टाइम पे जनवू के पास से वो फ्रेगमेंट रेजोनेट होते हुए ऑलरेडी आइस किंग देख चुके थे एंड उसे रियलाइज हो चुका था कि केन भी एक डिसेंडेंट है द लेजेंडरी मंकी किंग के। बट उस टाइम पे जनवू को आइस किंग के पास से ये जो फ्रेगमेंट है इसे महसूस नहीं हुआ था ना। नॉर्मली आइस किंग खुद के फ्रेगमेंट को बाइंड करके रखते हैं जिससे वो खुद के बॉडी के अंदर इसे रख के इसे छुपा सके एंड ये खुद ब खुद रिवील ना हो जाए किसी के सामने। आइस किंग इस चीज को डेमोन्स्ट्रेट करके भी जनवू को दिखा देता है एंड उसे कहता है कि क्या उसे अभी समझ आ चुका है। अब ये चीज को देख के यहाँ पे जनवू भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि इतने टाइम तक उसने बहुत सारे डिसेंडेंट्स के साथ शायद से एनकाउंटर किया होगा जिसे वो यहाँ पे रियलाइज भी नहीं कर पाया है अभी तक। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा गलती ये हुआ है जनवू से कि वो अब तक खुद को एक्सपोज कर किया आ रहा था सारे के सारे लोगों के सामने। तभी यहाँ पे आइस किंग जनवू के कंधे पे हाथ रखते हुए उसे कहता है उसे ज्यादा वॉरिड फील नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जनवू जैसा जो इस फ्रेगमेंट को कैरी करके है उस लेवल का कोई भी पर्सन अभी इतने ज्यादा लोअर फ्लोर पे रहेगा ही नहीं। जनवू फिर यहाँ पे आइस किंग को पूछते है क्या वो एक रेयर केस है। आइस किंग भी यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे थाउजेंड्स ईयर्स हो चुका है जब ये सारे के सारे फ्रेगमेंट्स यहाँ पे स्कैटर हुआ था पूरे के पूरे टावर के अंदर। यहाँ पे टावर में कहीं पे भी वो फ्रेगमेंट्स यहाँ पे ढूंढा क्यों ना जाए, फ्रेगमेंट्स बहुत जल्दी ही खुद के मालिक को चेंज कर लेता है एंड अभी वो सारे के सारे फ्रेगमेंट्स को एक रैंकर के हाथों में ही होगा। जानू भी सोचते हुए कहता है कि हाँ ये तो सच बात है। एस्किंग तब यहाँ पे कहते हैं ये सब बातों को छोड़ भी दिया जाए तो यहाँ पे ये सब कुछ डायरेक्टली रिलेटेड है इस बैटल के नेचर से जो यहाँ पे अभी चल रहा है। वो भी कहता है कि क्या वो यहाँ पे कहना चाहता है कि खान के साथ जो स्ट्रगलिंग यहाँ पे चल रहा है बाकी सारे लोगों के साथ उसके साथ ये सब कुछ रिलेटेड है। अब आइसक्रीम भी कहता है कि हाँ उसने सही समझा, उसने पहले ही यहाँ पे कह दिया है ना कि आइसक्रीम एक हाफ ब्रीड है। अगर सच में कहा जाए तो बाकी जितने सारे लोग हैं वो सब के सब यहाँ पे हाफ ब्रीड हैं। यहाँ पे अगर वो सारे के सारे फ्रेगमेंट्स को स्टील कर भी ले एंड गैदर करे फिर भी उनको क्या ही अच्छा मिलेगा। वो लोग एक ट्रेजर को जरूर से पोजेस करेंगे बट उनको पता ही नहीं रहेगा कि उस ट्रेजर को वो लोग यूज कैसे करेंगे। वो भी सोचता है कि उस ट्रेजर को यूज करना। आइस किंग कहते हैं अगर यहाँ पे उन्हें ट्रू डिसेंडेंट बनना है मंकी किंग का तो उन्हें वो चीज का जरूरत है जो चीज एलिवेट किया था मंकी किंग को एक डिवाइन बीइंग बनने से। यानी कि यहाँ पे हम लोगों को द 72 इमॉर्टल आर्ट्स के बारे में कहा जाता है जो अभी खान पोजेस करता है। अब जनवू को यहाँ पे समझ आ जाता है पूरा का पूरा सिनेरियो। यहाँ पे ये सब कुछ फाइनली मेक सेंस करने लगता है। जो पजल्स का मिसिंग पीस था ना वो भी कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे सारे के सारे प्लेयर जो थे ना वो इमॉर्टल आर्ट को हासिल करने के लिए आए थे एंड खान यहाँ पे इमॉर्टल आर्ट को डिस्कवर किया था। ऐसा रूमर ही पूरे के पूरे टावर में फैल चुका था। खान ऑलरेडी परस्यूट किया गया था काउंटलेस रैंकर्स के थ्रू। वो रूमर्स फैलने के बाद यहाँ पे अगर किसी को ट्रू डिसेंडेंट बनना है तो उसे 72 इमॉर्टल आर्ट के साथ साथ जो फ्रेगमेंट्स है वो सब कुछ को भी हासिल करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर ये सारे के सारे पीसेस को एक साथ लाया जाए तो ये एक ही कंक्लूजन को यहाँ पे तैयार करता है। यहाँ पे जिसने इस रूमर को स्प्रेड किया है इमॉर्टल आर्ट स्क्रिप्चर्स के बारे में वो खान खुद है। अब ये चीज को सोच के यहाँ पे जनवू भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी यहाँ पे आइस किंग भी कहता है कि हाँ प्रीसियसली यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिसेंडेंट से नहीं आए हैं, जितने सारे लोग इंटरेस्टेड है 72 इमॉर्टल आर्ट को सीखने के लिए वो सब भी यहाँ पे फ्लॉकिंग की तरह आए हैं खान को मारने के लिए।
मर्सनरी ग्रुप्स यहाँ पे जैसे कि नॉकचर्स या फिर ट्वाइस, बाउंटी हंटर्स जैसे कि लेट मून वॉकर्स एंड स्ट्राइट आइडन लायन जो खुद के बेटे को यहाँ पे वापस ले आने के लिए आए थे, मैजिक टावर्स, एल्केमिस्ट अलायंस एंड और भी बहुत सारे ग्रुप्स यहाँ पे आए हैं। अगर इस टाइप के एक सिचुएशन में कोई भी चीज क्यों ना हो जाए वो सरप्राइजिंग तो नहीं होगा। एंड ये 20th फ्लोर में ही वो सब के सब गैदर हुए हैं। एक ऐसा प्लेस है जिसके बारे में खान को सबसे ज्यादा पता है। यहाँ पे वो एक साधु की तरह ऑपरेट कर रहा है बहुत लंबे टाइम से। यहाँ पे ये सच बात है, यहाँ इस जगह पे जो लोग खान को मारने के लिए आए वो सब हंटर्स नहीं है, असलियत पे खुद ब्लड सॉर्ड यहाँ पे हंटर है। तभी हम लोग खान को देख पाते हैं जो खुद के सॉर्ड को एक आदमी के ऊपर धंसाते हुए उसे मार डालता है। वो बहुत ज्यादा सीरियस था। तभी खान को यहाँ पे देखते हुए आदमी भी कहता है कि उसने ये हिम्मत किया। वो खान को वार्निंग देते हुए कहता है कि अगर वो विलिंगली सबको इस तरीके से मारता ही रहेगा तो उसे ये याद रखना चाहिए कि एक ना एक दिन उसका मौत भी तय है, जिसके लिए उसे प्रिपेयर रहना चाहिए। तभी खान खुद के फेस से जो ब्लड स्टेन्स था वो सब कुछ को यहाँ पे हटाते हुए खुद को संभालता है। तभी हम लोग देख पाते हैं कि खान के आसपास काउंटलेस ऑफ मर्सनरीज एंड और भी बहुत सारे सोल्जर्स, मीच, असैसिन, इन सब का बॉडीज बिखरा हुआ था। खान ने इन सब के सबको मार गिराया था। तभी खान खुद के हाथों से कोई एक जेस्चर करता है जिस वजह से जितने सारे गोल्डन फ्रेगमेंट्स था ना वो सब खान के पास गैदर होने लगता है। एंड इतने सारे मर्सनरीज एंड लोगों को मारने के बाद खान को बहुत सारे फ्रेगमेंट्स मिला था। खान उन सारे फ्रेगमेंट्स को कलेक्ट कर लेता है। तभी हम लोग देख पाते हैं कि क्लोक पहना हुआ लड़का खान के पीछे आ जाता है, जिसे देख के यहाँ पे खान भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो लड़का यहाँ पे कहता है कि सच में इस बार तो बहुत सा डिसेंट अमाउंट ऑफ फ्रेगमेंट्स वो लोग गैदर कर पाए हैं। इस बार तो उन्हें 200 से ज्यादा फ्रेगमेंट्स मिल चुका है। हाँ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो एक डिवाइन डिसेंट को परफॉर्म जरूर से कर पाएगा। तभी वो कहता है नहीं, मंकी किंग यहाँ पे बाकी जितने सारे माइनर गॉड्स थे ना उन सबसे बहुत ज्यादा डिफरेंट था 90th फ्लोर पे। अब यहाँ पे हम लोग समझ जाते हैं ये लड़का और कोई नहीं किंडर था। वो यहाँ पे कहता है कि मंकी किंग को यहाँ पे एक वेसल का रिक्वायरमेंट था जो उसके वास्ट एग्जिस्टेंस को कंटेन करके रख पाए। वो एक सब्स्टिट्यूट वेसल था। इवन दो एक हेवनली डीमन उतना ज्यादा बिस्टोर्ड नहीं किया गया है एक सिंगल रेवलेशन के थ्रू बहुत लंबे टाइम से। इसी वजह से यहाँ पे किंडर डायरेक्ट समनी को करने में प्रिवेंट हो रहा है अब तक। खान तभी यहाँ पे कुछ सोचने लगता है। अब किंडर यहाँ पे वो सारे के सारे फ्रेगमेंट्स को खान के पास कलेक्ट करके कहीं पे जाने लगता है। वो यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे जो टाइमिंग है ना ये इससे बेटर हो ही नहीं सकता उनके लिए। क्या अभी खान स्ट्राइक नहीं करेगा उनको? खान तभी यहाँ पे बाव करते हुए कहता है इस वजह से वो ये सब कुछ को देख नहीं रहा था। किंडर भी यहाँ पे कहता है कि हाँ उसे समझ आ चुका है, उसे पता है कि खान एग्जैक्टली क्यों ये सारे के सारे काम को कर रहा है। यहाँ पे कुछ भी हो जाए ऑलरेडी उन लोगों ने बहुत सारे फ्रेगमेंट्स को गैदर कर लिया है। अगर वो लोग कुछ और फ्रेगमेंट्स को गैदर कर लेते हैं तो वो रिचुअल ऑफ वेसल को यहाँ पे स्टार्ट कर पाएंगे शायद से। यहाँ पे खान को और ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, इसके बाद वो शायद से ड्योली को रिक्लेम भी कर पाएगा। अब ये बात को सुन के खान भी बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। किंडर भी एक पोर्टल के अंदर चला जाता है। किंडर भी यहाँ पे सोचता है कि यहाँ पे अभी हेवनली डीमन एक डीप स्लीप में है, बट तो दूसरे पर्सन कैपेबल है उसके डेविल आर्मी को लीड करने के लिए वो थे उसके अदर फेस यानी कि द मंकी किंग खुद। यहाँ पे एक रिचुअल के थ्रू वो लोग एक वेसल को यूज करते हैं। मंकी किंग का जो कास्ट ऑफ शेल है उसे वो लोग रिट्रीव कर पाएंगे, जिससे किंडर पर्सनली उस पैलेस एंड एस्कॉर्ट करके लेके जाएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अभी उनका एक ही काम बचा है, वो है खुद शेल को परस्यू करना। और ये सारी चीज़ों को सोच के वो उस पोर्टल के अंदर से कहीं पे चला जाता है। खान भी किंडर को उस तरीके से जाते हुए देखता है। तभी वो यहाँ पे खुद के शॉट को ज़मीन पे फेंक देता है एंड थक के मारे ज़मीन पे गिर जाता है। एंड यहाँ पे वो हाँफते हुए सबको सॉरी भी कहता है ये सारे काम को करने के लिए। सो आज के इस वाले वीडियो का मैं यहीं पे करता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, सी यू सून एंड द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ एंड गुड बाय।